हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू साइंस अड्डा 247। मैं हूँ आयुषी मैम और मैं आज लेकर आई हूँ, जैसा कि मैंने आप लोगों को कल ही बताया था कि आज हम लोग एक वन शॉट करेंगे। एंड ऑब्वियसली तबीयत का है सीन, लेकिन क्योंकि आप लोगों का पेपर ज़रूरी है तो हम लोग यहाँ पे कनेक्ट कर चुके हैं। आप लोग मेरे साथ एंड तक बने रहेंगे क्योंकि इस वीडियो में बेटा आप सभी लोगों को एक वन शॉट में ये बड़ा चैप्टर जो आप सभी लोगों का है मैं यहाँ पे देने वाली हूँ। ऑल्सो इसको बहुत ही ज़्यादा क्रिस्प मैंने रखा है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि अगर आप इसको ओवरऑल टोटल फॉलो कर लेते हैं तो इससे ज़्यादा आप लोगों को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, राइट। ऑल्सो साथ ही में हमारे जो आपके PYQ की सीरीज चल रही है, जो आपके टॉप क्वेश्चन की सीरीज में स्टार्ट करने जा रही हूँ, जो आपका MCQ का क्वेश्चन बैंक में आपका शुरू करने जा रही हूँ, तो ये सब ऑलरेडी प्लान अप रहेगा। लेकिन मीनवाइल मैं बीच बीच में कुछ कुछ वन शॉट्स भी आप लोग को देती रहूंगी ताकि आप लोग अपने थ्योरी पोर्शन पे भी बच्चों काम कर सके, राइट। सो आई वुड लाइक एवरीवन टू लाइक एंड शेयर द सेशन। सारे बच्चे जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में अपने अपने नाम के साथ येलो हार्ट कमेंट करेंगे और एंड तक मेरे साथ रहने का ये प्रॉमिस करेंगे क्योंकि आप सभी लोग के लिए वीडियो बहुत ज्यादा लाइफ सेवियर रहने वाली है, राइट। और एंड में सब लोग मुझे बताएंगे कि आप लोग को कितना मजा आया मेरे साथ ये पढ़ के और साथ में कितनी चीजें आप लोग को साथ के साथ बेटा याद हो गई है, राइट। सो बात कर लेते हैं चैप्टर की, दैट इज एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। अच्छा चैप्टर है, डिफिकल्ट इतना नहीं है, टू द पॉइंट अगर हम रखते हैं इसको तो हम बहुत आराम से, और याद करने का भी यही तरीका है, राइट। आपको फिंगर्स पे सीक्वेंसिंग आनी चाहिए चैप्टर की, राइट। और उसके साथ ही अगर मैं रिएक्शंस की बात करूं तो रिएक्शंस का फ्लो चार्ट आपके पास होना चाहिए जो मैं आपको यहाँ पे दूंगी, राइट। सो बहुत ही आराम से हम इस चैप्टर को सीखेंगे, बिना टाइम वेस्ट करे चैप्टर शुरू करते हैं। सब लोग बच्चे अपने एंड पे सेशन को एक बार शेयर और लाइक कर देंगे, राइट। तो आई होप आप लोग मेरे साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे। आप मेरे साथ नहीं रहोगे तो फिर कौन रहेगा, रहोगे ना, ठीक है, आई नो रहोगे। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं एल्कोहल्स पढ़ेंगे, ठीक है, उसके बाद फिनॉल, फिर ईथर। ऑल्सो आपको अगर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं तो 3 सेक्शन में चैप्टर डिवाइडेड होता है, पहले उसकी प्रिपरेशन, फिर उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और फिर उसके केमिकल रिएक्शंस, राइट। तो इन तीनों सीक्वेंस में हम चीजों को पढ़ेंगे, बट पहले एक बार क्लासिफाई कर देते हैं एल्कोहल्स को, ठीक है। बहुत बेसिक रहता है बट आई थिंक बहुत सारे बच्चों को इसमें भी डाउट रहता है। So if I'm talking about classification of alcohols on the basis of sp3, अब ये भी समझ लो, अगर मैं यहाँ पे बार बार आपके लिए मेंशन कर रही हूँ वर्ड sp3 कार्बन, ठीक है, कार्बन का जब क्लासिफिकेशन करना है sp3, sp2 और sp, आपको हर जगह काम आएगा। जब कार्बन आपका सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, राइट, किससे जुड़ा है, हर जगह एक सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है तो ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होगा। जब आपका कार्बन एक डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होगा तो ये sp2 हाइब्रिडाइज होगा, और जब आपका एक कार्बन एक ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होगा तो ये sp हाइब्रिडाइज होगा, राइट। सो अगर कार्बन को आइडेंटिफाई करना है कि वो sp3 है, sp2 है या sp है, तो आपको ये देखना है बस कि वो कार्बन कौन से बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ठीक है। सो आई एम टॉकिंग अबाउट sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, राइट। सो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के ऊपर अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन निकालूं तो सबसे पहला, अगर मेरा कार्बन एक कार्बन ग्रुप से जुड़ा हुआ है, बचे हुए हाइड्रोजन है और इसके साथ OH लगा हुआ है, तो एक केस ये बनेगा। दूसरा केस बनेगा जब ये 2 कार्बन ग्रुप से जुड़ा है और एक ही हाइड्रोजन है, तो दूसरा केस ये बनेगा। और तीसरा केस बनेगा जब ये तीनों कार्बन और यहां पर OH से जुड़ा है, राइट। सो मेरे पास एल्कोहल क्या होता है, कार्बन से जुड़ा OH ग्रुप, राइट। सो इफ आई हैव ओनली 1 कार्बन जिससे आपका एल्कोहलिक ग्रुप जुड़ा है तो उसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी एल्कोहल। आई थिंक एवरीवन नोज इट, ये क्या है, प्राइमरी एल्कोहल। अगर ये आपके 2 कार्बन ग्रुप से जुड़ा है तो ये क्या कहलाएगा, 2 है तो सेकेंडरी। याद करने का तरीका भी आपके सामने। अगर मेरे पास ऐसे 3 ग्रुप लगे हुए हैं तो ये हो जाएगा आपका क्या, टर्शरी। सो सबसे पहली क्लासिफिकेशन है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एल्कोहल्स की। इसको हम कैसे क्लासिफाई करेंगे, अगर आपके कार्बन के पास एक ग्रुप है कार्बन का, राइट, तो प्राइमरी है, 2 है तो सेकेंडरी है, 3 है तो टर्शरी है, राइट। सो दिस इज द फर्स्ट क्लासिफिकेशन। इसके बाद दूसरी क्लासिफिकेशन है अलाइलिक और बेंजाइलिक एल्कोहल समझने की। अलाइलिक पोजीशन क्या रहेगी, अगर मैं एलाइलिक पोजीशन की बात करूं, अगर C डबल बॉन्ड C है और इससे नेक्स्ट जो कार्बन है इससे अगर मेरा OH जुड़ गया है, राइट। सो डबल बॉन्ड के नेक्स्ट कार्बन को बोलते हैं अलाइलिक कार्बन। ऑल्सो ये सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है तो ये sp3 रहेगा, और इससे जो OH जुड़ेगा अगर ऐसा जुड़ा हुआ है तो उसको एलाइलिक एल्कोहल्स बोल देंगे, ठीक है भाई। लास्टली अगर मैं बात करूं बेंजाइलिक की, तो अगर मेरे पास मेरी बेंजीन रिंग है, राइट, आई हैव माय बेंजीन रिंग, यहाँ पे कार्बन है और इससे OH जुड़ा हुआ है, तो ये वाला जो कार्बन है इसको बोलते हैं क्या, बेंजाइलिक कार्बन।
और अगेन ये वाला कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है तो ये भी आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड ही रहेगा, राइट। तो कभी कभी आपको आइडेंटिफिकेशन का सवाल आ जाएगा एलाइलिक का या बेंजाइलिक का, तो आपको क्या देखना है, एलाइलिक है डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन, बेंजाइलिक है बेंजीन रिंग से नेक्स्ट कार्बन से जुड़ा हुआ OH इज योर बेंजाइलिक एल्कोहल। वहीं अगर मैं sp2 की बात कर लूं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन की बात कर लूं, तो अगर मेरे पास कोई डबल बॉन्ड से डायरेक्टली आपका OH जुड़ा हुआ है, राइट, सो दिस इट इज कनेक्टेड विद अ डबल बॉन्ड, ये क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो sp2 है डबल बॉन्ड से डायरेक्टली जुड़ा है, दैट इज अ विनाइलिक एल्कोहल। और वहीं अगर मैं बात करूं मेरा डायरेक्टली बेंजीन रिंग से आपका ये जुड़ा हुआ है, सो ये कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा है, ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इसको क्या बोलेंगे, अराइलिक एल्कोहल, वरना इसको बोलते हैं फिनोल्स, जो कि आपका नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप रहेगा, राइट। सो हमारे को ये बेसिक क्लासिफिकेशन देख के आना चाहिए, आइडेंटिफिकेशन आना चाहिए, आई थिंक हर बच्चे को ये आता है, और अगर नहीं आता है तो यहां तक आपको अब समझ में आ गया होगा कि आप एल्कोहल्स को sp3 और sp2 कार्बन के ऊपर कैसे क्लासिफाई बच्चे कर सकते हैं, ऑलराइट। आओ तो शुरू करते हैं यहां से मेन बातों को, और मेन बात मेरी यहां पे होगी, अब एल्कोहल की बात कर रही हूं तो प्रिपरेशन की बात करेंगे, राइट। बिना टाइम वेस्ट करे काम करेंगे हम लोग। तो प्रिपरेशन देखो 3 चीजों से होने वाली है, याद रखना है 3 चीजों से मेरी प्रिपरेशन रहेगी अगर मैं एल्कोहल की बात करूं। पहली होगी मेरी किससे, एल्कीन से, ऐसे ही याद रखना है। दूसरी होगी मेरी किससे, ग्रिगनार्ड रिएजेंट से, ठीक है। और तीसरी मेरी होगी किससे, तीसरी होगी मेरे कार्बोनिल कंपाउंड से। ऐसे याद रखोगे तो याद रहेगा, वरना हर बार भूलोगे, और ऐसे याद रखोगे तो रिएक्शंस भी कर पाओगे जो आपके कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस आते हैं। तो क्या है, 3 याद रखनी है, ठीक है। शुरू करते हैं। एल्कीन से अगर मैं बात करूं तो एल्कीन से 2 तरीके से आपकी प्रिपरेशन पॉसिबल है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक एल्कीन है ये, ठीक है। अब इस एल्कीन के साथ मैं 2 तरीके से रिएक्शन को कर सकती हूँ, राइट। अगर मैं बात करूं इस एल्कीन के साथ, एक सेकेंड रुको, ओके। सो अगर मैं बात करूं इस एल्कीन के साथ 2 तरीके से रिएक्शन किया जा सकता है। मैं बहुत समराइज दे रही हूं, इसलिए मैं आपको जितना मैं इसको क्रिस्प रख सकती हूँ आप सभी लोग के लिए, उतना मैं इसको क्रिस्प रखने वाली हूँ, राइट। सो अगर मैंने इसके ऊपर बेसिकली H+ और H2O बस डाल दिया, राइट, इसको बोलते हैं एसिड कैटलाइज्ड, इसको क्या बोलेंगे, एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन। मुझे आप लोग प्लीज आंसर जल्दी से चैट बॉक्स में डाल दो, क्योंकि मुझे लगता है जो बच्चे पढ़ के आए हैं उनका ये रिवीजन है, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है उनके लिए लाइफ सेवियर ये नोट्स रहेंगे, लेकिन जिन्होंने पढ़ लिया है उनके लिए रिवीजन है ये। सारे बच्चे बताइए, अगर मैंने H+ H2O डाला तो मेरा कौन सा एल्कोहल बनेगा। आप सभी लोग को याद रखना है इस कैटेगरी में मैम मेरा मार्कोनिकोव रूल को फॉलो करता हुआ, क्या मार्कोनिकोव रूल को फॉलो करता हुआ मेरा एल्कोहल बनेगा। और मार्कोनिकोव रूल क्या कहता है कि मेरा OH उस कार्बन पे जुड़ेगा, राइट, मेरा OH उस कार्बन पे जुड़ेगा जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं ये मेरा CH है और ये मेरा CH2 है, तो अगर मैं इसको कार्बन नंबर A बोलूं और इसको मैं कार्बन नंबर B बोलूं, तो लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन किसके तरफ है, आप सभी लोगों को दिख रहा है यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, लेस हाइड्रोजन है, तो यहां से हमें एल्कोहल कहां पे मिलेगा, यहां पर मिलेगा, राइट। हमें क्या मिलेगा, प्रोपेन, प्रोपेन 2 ऑल, क्या मिलेगा, प्रोपेन 2 ऑल, ऑलराइट। वहीं अगर मैंने इसके ऊपर रिएजेंट बदल दिया है और क्या डाल दिया है, B2H6H2O2, हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन, क्या है, हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन। इस केस में अगर मैं बात करूं तो यहां पर रूल कौन सा फॉलो हो रहा होगा, एंटी मार्कोनिकोव रूल। और एंटी मार्कोनिकोव रूल ये कहता है कि मेरा OH वहां पे जुड़ेगा जहां पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स है, एंड यू कैन क्लियरली सी बी पे मेरे पास ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स है, तो मुझे यहां पर कौन सा एल्कोहल मिलेगा बच्चों, मुझे यहां पे कौन सा एल्कोहल मिलेगा, मुझे ये मिलेगा, दैट इज प्रोपेन 1 ऑल। क्या मिलेगा, प्रोपेन 1 ऑल। कितने बच्चों को ये समझ में आ गया, जल्दी से बता दीजिए। तो मेरे को यहाँ पे कंपाउंड 1 और कंपाउंड 2 मिला है, और अगर मैं इन दोनों की रिलेशनशिप की बात करूं तो दोनों के बारे में आप क्या बोल सकते हैं, दोनों एक दूसरे के क्या है, पोजिशनल आइसोमर्स। क्या है भाई, पोजिशनल, क्योंकि केवल OH की पोजीशन बदल रही है लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है। तो
तो एल्कीन से एल्कोहल बनाने के दो तरीके मेरे पास हैं। पहला है मार्कोनिकॉव रूल के हिसाब से, दूसरा है एंटी मार्कोनिकॉव रूल के हिसाब से। मार्कोनिकॉव रूल के हिसाब से मुझे हाइड्रेशन करना है एसिडिक मीडियम में, मेरे को एक बहुत ही बढ़िया सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेगा। और अगर मेरे को एंटी मार्कोनिकॉव लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कोहल चाहिए तो मैं यहाँ पे हाइड्रोबोरेशन कर दूंगी B2H6H2O2 के साथ। रिएजेंट्स याद रखने ऐसे ही हैं आप लोगों को, ताकि आप भूले ना, क्योंकि 1000 बार आपके रिएक्शंस पेपर में आ चुके हैं। कितने बच्चों को क्लियर हो चुका है? जल्दी से यार एक बार सेशन को यहाँ पे लाइक कर देंगे अगर आप लोगों को ये बात समझ में आ गई। और प्लीज मेक द नोट्स, ये नोट्स आपके पास होने बेहद ज्यादा जरूरी है। ऑलराइट बच्चों, क्लियर है? चलिए आइए आगे बढ़िए, बात करते हैं कार्बोनिल कंपाउंड से कैसे बना सकते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड्स क्या होते हैं? भूले बिसरी यादें हैं कुछ किसी की या नहीं है? क्या है कार्बोनिल कंपाउंड्स? किसको बोलते हैं? एल्डिहाइड और कीटोन्स को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? एल्डिहाइड और कीटोन्स को बोलते हैं। यानी कि कितने बच्चों को ये वाला चार्ट पता है? एल्कोहल से बनता है एल्डिहाइड, कीटोन से बनता है एसिड, राइट। अगर मैं ऑक्सीडेशन कर रही हूं तो एल्कोहल इसमें कन्वर्ट होता है, फिर ये इसमें कन्वर्ट होता है। तो अगर मुझे एल्डिहाइड से एल्कोहल बनाना है तो मैं क्या करूंगी भाई? रिडक्शन करूंगी। क्या करूंगी? रिडक्शन, क्योंकि उधर जाते हुए ऑक्सीडेशन है, पीछे आते हुए रिडक्शन है। तो कार्बोनिल कंपाउंड से अगर मुझे बनाना है एल्कोहल तो क्या करेंगे बच्चे? रिडक्शन करेंगे। यस और नो? सारे बच्चे यस और नो इन द चैट सेक्शन, एवरीवन। और अगर रिडक्शन करना ही है तो रिएजेंट क्या होने वाला है? कौन बताएगा? रिएजेंट क्या होने वाला होगा? बता दीजिए कौन कौन बताने वाला है? बिल्कुल कर सकते हैं मैम। देखिए तो क्या करना है, अगर मेरे पास एल्डिहाइड कीटोन है तो इफ आई हैव अ एल्डिहाइड एंड इफ आई हैव अ कीटोन, क्या है? कीटोन। तो क्या याद रखना है? एल्डिहाइड से कौन सा अल्कोहल मिलता है? एल्डिहाइड के रिडक्शन से हमेशा मैम क्या मिलेगा? एक प्राइमरी अल्कोहल। क्या मिलेगा? एक प्राइमरी अल्कोहल, राइट। यू विल बी ऑलवेज गेटिंग अ प्राइमरी अल्कोहल। और अगर कीटोन का रिडक्शन करना है तो जहां पे डबल बॉन्ड हुआ है वहां पे OH लगेगा, सो यू विल बी गेटिंग अ सेकेंडरी अल्कोहल। क्या मिलेगा? सेकेंडरी अल्कोहल। रिएजेंट्स कौन कौन से इस्तेमाल किए जा सकते हैं? यू कैन यूज द रिएजेंट्स टू बी, कौन कौन से रिएजेंट्स कर सकते हैं? NaBH4, H2PD या फिर LiAlH4, इनमें से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप ये वाले कन्वर्जन्स कर सकते होंगे। प्लीज मेक डाउन द नोट्स एवरीवन राइट नाउ। आइए, बहुत सिंपल है ये, तो इसलिए इसमें इतना आपको ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है। आ जाइए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अल्कोहल्स कैसे बना सकते हैं? कौन बताएगा? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अल्कोहल कैसे बनाए जा सकते हैं? इन द चैट सेक्शन एवरीवन, बोलो बोलो बोलो। अगर मुझे किससे बनाना है? अगर मुझे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बनाना है तो कैसे करेंगे? चलिए बहुत बढ़िया। ओके, सो अगर मुझे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का इस्तेमाल करना है, अगेन मेरे को लेना पड़ेगा आपका कीटोन या एल्डिहाइड। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कीटोन है, इसके ऊपर आपने CH3MgBr डाला, ठीक है। तो यहां पे ये CH3 यहां पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड ओपन होगा, यहां से आपका OMgBr बन जाएगा और ये CH3 नीचे लग जाएगा। इसके ऊपर जब आप वाटर डालेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको? OH मिल जाएगा, राइट। सो हमेशा क्या याद रखना है, जब भी मैं कीटोन के ऊपर ये रिएक्शन करूंगी तो कीटोन से हमेशा मुझे क्या मिलेगा? एक टर्शरी अल्कोहल। क्या मिलेगा? एक टर्शरी अल्कोहल। ऑलराइट, वहीं अगर मैंने ये रिएक्शन एल्डिहाइड से कर दिया, राइट, एल्डिहाइड से किया, ठीक है, तो वहां पर हमेशा मुझे क्या मिलेगा? वहां पे हमेशा मुझे क्या मिलेगा? वाटर डालने के बाद एक सेकेंडरी अल्कोहल। क्या मिलेगा? एक सेकेंडरी अल्कोहल। हमेशा क्या मिलेगा? एक सेकेंडरी अल्कोहल। लेकिन साथ ही में याद रखना, जब भी फॉर्मएल्डिहाइड के साथ ये रिएक्शन होगा, अगर मैं बात करूं फॉर्मएल्डिहाइड की, फॉर्मएल्डिहाइड इज HCHO, तो याद रखना हमेशा क्या मिलेगा? एक प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ आप प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी तीनों अल्कोहल्स को बना सकते हैं। जल्दी से एक बार समरी ले लीजिए मेरे साथ। यानी कि अगर मैं बात करूं आपकी अल्कोहल की प्रिपरेशन की,
ठीक है, जल्दी से एक बार देख लेंगे। सबसे पहले आप लोग एल्कीन से बना सकते हैं। एल्कीन से बनाने के मेरे पास दो तरीके हैं, H+H2O के साथ और B2H6H2O2 के साथ। दूसरा तरीका है मेरे पास कार्बोनिल कंपाउंड से बनाने का। कार्बोनिल कंपाउंड की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास दो ऑप्शंस है, कीटोन और एल्डिहाइड। ठीक है, तीसरा अगर मैं बात करूं, मैं बना सकती हूं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। इसको प्लीज ऐसे ही याद रखना है आप लोगों को बच्चों, ठीक है। यहां पे भी आपके पास तीन ऑप्शन है, एल्डिहाइड है, कीटोन है और फॉर्म एल्डिहाइड है। ठीक है, अगर ऐसा है तो H+H2O से आपका मार्कोनिकॉव रूल वाला फॉलो होगा, यहां से आपका एंटी मार्कोनिकॉव होगा। कीटोन से आपको सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा, एल्डिहाइड से आपको प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा, एल्डिहाइड से यहां पे आपको सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा, कीटोन से आपको टर्शरी अल्कोहल मिलेगा और फॉर्मल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा। यहाँ पे रिएजेंट इस्तेमाल करेंगे आप लोग H2PD या फिर LiAlH4 या फिर NaBH। राइट, सो ये सारी आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाती है फॉर योर एल्कोहल्स एक पेज में। इसको केवल याद करना है, जितना पहले कर रहा है वो तो करना ही है, बट अगर किसी को याद करना है केवल इतना सेक्शन याद करना है। रिएजेंट्स आपकी टिप्स पे रहेंगे। राइट, सभी लोगों को क्लियर है? रिएजेंट्स भी आपके सारे मैंने मेंशन यहाँ पे कर दिए, आ जाइए। उसके बाद बात कर लेते हैं प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स। इसके लिए केवल एक चार्ट मैं आपको दूंगी, इसी को आपको याद करना होगा। दिस इज फिनॉल। चार चीजों से बन सकता है ये, ठीक है। सबसे पहला है दैट इज क्लोरोबेंजीन, ठीक है। दूसरा बन सकता है किससे? एनिलीन, ठीक है। तीसरा बन सकता है किससे? आपका बेंजीन, ठीक है। और चौथा बन सकता है किससे? जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, क्यूमीन, ठीक है, क्यूमीन। राइट, सो अगर मैं यहां पे बात करूं क्लोरोबेंजीन से कैसे बनाएंगे, अगर क्लोरोबेंजीन से बनाना है, रिएजेंट क्या डालना है हमें? NaOH, राइट। NaOH at what? At 623 Kelvin and 300 atm प्रेशर। चार रिएक्शंस है, चारों आपको एक पेज में मिल जाएंगे और आपको चारों को याद कर लेना है। आइए, अगर मुझे एनिलीन से बनाना है तो एनिलीन से बनाने के लिए पहले होगा डाइजेटाइजेशन, HNO2 डालेंगे। HNO2 अगर मैंने डाला तो मुझे क्या मिलेगा? डाइजोनियम सॉल्ट, N2Cl। क्या मिलेगा? डाइजोनियम सॉल्ट। और जैसे ही डाइजोनियम सॉल्ट मिलेगा तो डाइजोनियम सॉल्ट से अगर मुझे आगे बनाना है तो मुझे क्या डालना है? केवल वार्म, क्या डालना है मुझे? केवल वार्म वाटर, ठीक है। आइए, अगर क्यूमीन से बनाना है, इंपॉर्टेंट है, अगर मुझे क्यूमीन से बनाना है तो क्यूमीन के साथ मुझे डालना है O3, राइट। एवरीवन इन द चैट सेक्शन, O3 या ऑक्सीजन डालेंगे हम लोग यहाँ पे, राइट। सारे बच्चे मुझे ये बता दीजिए कि क्यूमीन के साथ आपको जो बाय प्रोडक्ट है वो क्या मिलता है। अगर आपने O2 डाला और उसके बाद इसको क्या दिया? एसिडिक मीडियम दिया, क्या दिया? एसिडिक मीडियम दिया, तो आपको यहाँ पे फिनॉल मिलेगा और साथ में प्रोडक्ट में एसीटोन भी मिलेगा, राइट। सो दिस इज अ बाय प्रोडक्ट, ठीक है, एसीटोन भी मिलेगा, राइट। नेक्स्टली, अगर मेरे को बेंजीन से बनाना है, चलिए बेंजीन से अगर मुझे बनाना है तो बेंजीन से अगर मुझे बनाना है तो मैं क्या डालूंगी इसके ऊपर? सारे बच्चे चार्ट सेक्शन में, हम लोग पहले डालेंगे मैम ओलियम, राइट। सबसे पहले हम डालेंगे ओलियम और उसके बाद दूसरे नंबर पे हम डाल देंगे इस पे बेस। तो ये चार प्रिपरेशन आपकी रहेंगी केवल और केवल, जो आपको याद रखनी है। बेंजीन के साथ, क्यूमीन के साथ, उसके बाद क्लोरोबेंजीन के साथ और उसके बाद एनिलीन के साथ। ये चारों में से कोई ना कोई एक प्रिपरेशन आपकी कंप्लीट द फॉलोइंग सीक्वेंस में आ जाएगी। प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स चार हैं, एक बार और रिवाइज करेंगे। पहली है क्लोरोबेंजीन के साथ, दूसरी है बेंजीन के साथ, तीसरी है एनिलीन के साथ, चौथी है क्यूमीन के साथ। क्यूमीन वाली आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, ये वाली सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें साइड प्रोडक्ट हमें क्या मिलता है? एसीटोन मिल जाता है। सबके रिएजेंट्स और सबका बाय प्रोडक्ट आपको याद रखना है। कितने बच्चों को याद हो गया? यहां तक आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाती है अल्कोहल फिनॉल की, इससे ज्यादा नहीं करना है, ठीक है। इससे ज्यादा आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, केवल इतना ही करना है। ऑलराइट बच्चों, ठीक है। चलो आओ आगे बढ़ो।
आगे अगर मैं बढ़ती हूँ, फिनॉल की प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाती है, बहुत ही क्रिस्प मैनर में देख लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में आता है बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी। बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करूं, मुझे पता है हर बच्चे को पता है बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है कुछ चुनिंदा चीजों के ऊपर। सबसे पहले डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर मास के ऊपर। जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर मास होगा उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, जितनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, और जितनी कम ब्रांचिंग होगी उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, राइट। सो अगर मैं बात करूं बॉइलिंग पॉइंट की, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मॉलिक्यूलर मास के, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एच बॉन्डिंग के, ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ब्रांचिंग के। ब्रांचिंग ज्यादा करते जाओगे, ब्रांचिंग का मतलब ये है, अगर ये है तो ये एक ओपन चेन है, ये आपका ब्रांच स्ट्रक्चर है। अगर मैं बात करूं ये भी आपका एक ब्रांच स्ट्रक्चर है, राइट। सो जितनी ब्रांचिंग बढ़ाओगे उतना आपका बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाएगा, क्योंकि सरफेस एरिया कम होता चला जाता है, राइट। सो ब्रांचिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगी, सीधी सी बात है। इन 3 फैक्टर्स पे आपका बॉइलिंग पॉइंट जो है डिपेंड कर रहा होगा। वहीं अगर मैं बात बच्चों कर दूं सॉल्युबिलिटी की, तो सॉल्युबिलिटी के केस में मॉलिक्यूलर मास पे और एच बॉन्डिंग, दो पे डिपेंड करता है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर हो गई है पानी के साथ तो सॉल्युबिलिटी तो अच्छी है, मैं ऐसा कह सकती हूँ। तो एल्कोहल्स में एच बॉन्डिंग होती है, ऑब्वियसली मैम होगी एल्कोहल में, राइट। अगर मेरे पास फॉर एग्जाम्पल कोई भी एल्कोहल है, ठीक है, OH, और इसके साथ मैंने डाल दिया वाटर, तो एच बॉन्डिंग होगी और ये आपको स्टेबलाइज कर रहा होगा। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपकी सॉल्युबिलिटी को बढ़ाएगी ऑब्वियसली, लेकिन जैसे जैसे कार्बन को बढ़ाते जाओगे, यानी कि मॉलिक्यूलर मास बढ़ाते जाओगे एल्कोहल का OH तो एक ही रहेगा, मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो कार्बन बढ़ेगा, और जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा वैसे वैसे कार्बन आपका क्या होता है, हाइड्रोफोबिक पार्ट, राइट। सो मॉलिक्यूलर मास में जो कार्बन की चेन है वो आपका क्या होता है, हाइड्रोफोबिक, यानी कि पानी को रिपेल करता है ये, राइट, हाइड्रोफोबिक पार्ट। तो अगर ये वाला पार्ट बढ़ेगा तो ऑब्वियसली सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी, राइट। सो लो मॉलिक्यूलर मास वाले जो एल्कोहल्स होते हैं वो ज्यादा सोल्यूबल होते हैं इन कंपैरिजन टू द मॉलिक्यूलर मास जिनका ज्यादा है, जैसे कि ब्यूटेनॉल, प्रोपेनॉल, आप हेक्सेनॉल पे जा रहे हो तो वहां पे सॉल्युबिलिटी कम होगी इन कंपैरिजन टू मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल। इनकी सॉल्युबिलिटी फिर भी अच्छी होगी क्योंकि कार्बन कम है और अच्छी खासी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही होगी, राइट। सो यहां पर आप लोग समझ रहे हैं मॉलिक्यूलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है सॉल्युबिलिटी, बट बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। केवल ये दो फिजिकल प्रॉपर्टीज हमें याद करनी है। आइए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं केमिकल रिएक्शंस की। अगर मैं एल्कोहल के केमिकल रिएक्शंस की बात करूं तो इसको सरल तरह से हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कैसे? CH3OH पहला केस है, अगर मैंने ये वाला बॉन्ड तोड़ा अगर मैंने ये वाला बॉन्ड तोड़ा तो आपका क्या बन रहा है, OCH3 नेगेटिव और H पॉजिटिव। एल्कोहल किसकी तरीके से बिहेव कर रहा है, कि न्यूक्लियोफाइल की तरह, ठीक है। वहीं पर अगर मैंने ये वाला बॉन्ड तोड़ा तो मुझे क्या मिल रहा है, CH3 पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो इस केस में कैसे बिहेव कर रहा है, एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह। तो जो आपके एल्कोहल्स होते हैं उनके पास ये खासियत है कि वो इलेक्ट्रोफाइल की तरीके से भी बिहेव कर सकते हैं और न्यूक्लियोफाइल की तरीके से भी बिहेव कर सकते हैं। सो इनको हम क्या बोल देते हैं, ये एम्बिडेंट होता है नेचर में, यानी कि दोनों तरीके से ये बिहेव कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि हमने इसका कौन सा बॉन्ड तोड़ा है। इसी के बेसिस पे आपके केमिकल रिएक्शंस डिफाइन हो जाते हैं फॉर योर एल्कोहल्स एंड फिनॉल की तो नहीं बोलूंगी मैं, एल्कोहल, राइट। सो दो तरीके से आपके केमिकल रिएक्शंस डिवाइड होंगे, दैट इज CO का बॉन्ड तोड़ रही हूं मैं या फिर OH का बॉन्ड तोड़ रही हूं, ठीक है। इसी के बेसिस पे हमारे केमिकल रिएक्शंस डिफाइन होंगे। सबसे पहली बात, अगर मैं सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन की बात करूं, यानी कि OH का बॉन्ड अगर मैं तोड़ूं, अगर मैं OH बॉन्ड तोड़ रही हूं तो मुझे क्या मिल रहा है, H पॉजिटिव। और अगर कोई भी चीज H पॉजिटिव देगी तो ऑब्वियसली वो क्या है, एक एसिड है, यानी कि सबसे मेन रिएक्शन हो जाता है आपका एसिडिटी ऑफ एल्कोहल्स। क्या हो जाता है, एसिडिटी ऑफ एल्कोहल्स। और दूसरा रिएक्शन है आपका एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, जो आपके एल्कोहल्स का एक कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन रहेगा। एसिडिटी से आपका सवाल आ सकता है, तो पहले एसिडिटी को देख लेते हैं एक बार। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एसिडिक नेचर, तो हम बात कर रहे हैं एसिड बेस रिएक्शन की, यानी कि एल्कोहल जब एक एसिड की तरीके से बिहेव कर रहा है। सो दो तरीके हो सकते हैं। सबसे पहले अगर मेरे पास CH3OH है एल्कोहल, इसको मैंने सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करवाया, किसके साथ, सोडियम के साथ, तो यहां से आपको क्या मिलता है, यहां से आपको मिलता है CH3ONA, सोडियम एल्कोक्साइड, राइट। तो ये क्या है, सोडियम मिथॉक्साइड, और साथ में मिलती है आपको हाइड्रोजन गैस। क्या मिलती है,
H2 गैस, राइट। लेकिन वहीं पर अगर मैंने इसका रिएक्शन NaOH के साथ करवाया, ठीक है, यानी कि बेस के साथ, तो यहाँ पे मुझे CH3ONa तो मिलेगा, बट साथ में क्या मिलेगा आपको, H2O, यानी कि वाटर। सो दिस इज अ एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और यहाँ पे है रिएक्शन विद मेटल। तो यहाँ पे हमें क्या मिल रही है, H2 गैस आपकी लिबरेट हो रही होगी। H2 गैस का टेस्ट क्या होता है, अगर H2 गैस की टेस्ट ट्यूब, अगर टेस्ट ट्यूब से मेरी H2 गैस निकल रही है, तो अगर मैंने इस टेस्ट ट्यूब के पास एक मैच स्टिक लेकर मैं गई जो कि जल रही होगी, तो वो एक पॉप साउंड के साथ बर्न कर रही होगी, ठीक है। क्लियर है भाई सभी लोगों को, एवरीवन क्लियर, राइट। सो जब भी आप किसी भी एल्कोहल या फिनॉल का मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे तो आपको हाइड्रोजन गैस मिलेगी, लेकिन जब भी आप एक बेस के साथ रिएक्शन करेंगे तो आपको वाटर मिलेगा, ठीक है। दैट इज सॉल्ट प्लस वाटर। आई थिंक एवरीवन नोज एसिड प्लस बेस क्या देता है, सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं यार एसिडिटी की, एसिडिटी को कंपेयर कैसा किया जाएगा, ठीक है। सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एसिडिक नेचर, राइट, फॉर एग्जांपल CH3OH है, ठीक है, तो ये बना CH3O नेगेटिव और H पॉजिटिव, राइट। सो आई एम हैविंग CH3O नेगेटिव, चार्ज क्या आ रहा है, नेगेटिव। देखो नेगेटिव चार्ज को कौन स्टेबलाइज करता है, क्योंकि इसके पास एक्सेस में चार्ज है, तो इसको वो ग्रुप्स स्टेबलाइज करेंगे जो कि क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इन नेचर, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कौन से ग्रुप्स होते हैं, या तो -I इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप, या तो -M इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप। तो जो ये CH3 बेटा लगा हुआ है यहाँ पर, ये CH3 क्या है, +I इफेक्ट शो करने वाला ग्रुप, जो कि इस नेगेटिव चार्ज को क्या कर रहा है, डीस्टेबलाइज कर रहा है, राइट। सो अगर मेरे पास कोई भी एक ऐसा ग्रुप लगा है जो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, वो आपके एसिडिक नेचर को बढ़ाएगा, ठीक है, समझना इस बात को। सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट comparing the acidity of two things, that is alcohols and water, right? So for example I have alcohol CH3OH and I have water. तो अगर मैंने दोनों की बात करी, ये बना CH3O नेगेटिव और ये क्या बना, O नेगेटिव के साथ हाइड्रोजन, ठीक है। सो इफ आई एम कंपेयरिंग, मेरे पास यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे मेरे पास हाइड्रोजन है, इन दोनों में से ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड कौन होगा, भाई देखो ये तो ऑब्वियसली +I दे रहा है, यानी कि ये क्या कर रहा है, डीस्टेबलाइज कर रहा है। H पॉजिटिव इतना कुछ खास दे नहीं रहा होगा, ना ही दे रहा है, मतलब देता है बट बहुत कम देता है, और लेता तो है नहीं। तो अगर मैं बात करूं इन दोनों की, तो +I इफेक्ट होने की वजह से एल्कोहल्स वीक एसिड्स होते हैं, यानी कि वाटर आपका ज्यादा एसिडिक होता है एल्कोहल से। कितने बच्चों को ये बात पता थी, वाटर आपका ज्यादा एसिडिक होता है एल्कोहल से, बिकॉज ऑफ +I इफेक्ट ऑफ एल्कोहलिक ग्रुप। क्लियर है भाई एवरीवन, जल्दी से बताइए, राइट, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे बात कर लेते हैं फिनॉल्स की, वहीं पे अगर मैं फिनॉल्स की बात करूं, तो फिनॉल के केस में OH है, जब ये नेगेटिव देगा, H पॉजिटिव दे देगा, तो ये O नेगेटिव में कन्वर्ट होगा और ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में जाएगा। सो यू कैन से नेगेटिव चार्ज is stabilized by resonance। तो जहां पे नेगेटिव चार्ज वहां पे डीस्टेबलाइज हो रहा था, यहां पे रेजोनेंस इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर रही होगी। तो अगर मैं कंपेयर करूं तो सबसे ज्यादा एसिडिक आपका फिनॉल रहेगा, फिर आपका वाटर रहेगा और फिर आपका रहेगा एल्कोहल्स। रीजन क्या है, फिनॉल में आपकी रेजोनेंस है और ये आपका सबसे कम क्यों है, क्योंकि इसके पास +I इफेक्ट है, ठीक है। इसीलिए आपका एसिडिक नेचर का ऑर्डर रहेगा ये। और एसिडिक नेचर की अगर मैं बात कर रही हूं, तो अगर मैंने अब बात की सब्स्टिट्यूशन का, अब देखो मैंने आपको बताया दो ग्रुप्स बढ़ा रहे हैं, राइट, -I इफेक्ट और -M इफेक्ट। -I इफेक्ट वो सारे ग्रुप्स देंगे जो सिग्मा बॉन्ड के साथ जुड़े हैं और लोन पेयर रखते हैं, जैसे कि OH नेगेटिव, जैसे कि अगर मैं बात करूं आपका NH2 नेगेटिव, जैसे कि Cl नेगेटिव, जैसे कि Br नेगेटिव, ये सारे आपके, जैसे कि OCH3 नेगेटिव, जिनके पास भी लोन पेयर है, वो सब -I इफेक्ट शो करेंगे, वो सब आपके एसिडिक नेचर को बढ़ाएंगे। -M कौन देगा, जैसे कि NO2, जैसे कि Cn,
जैसे कि COOH, जैसे कि SO2H, ठीक है। तो जितने भी ये वाले ग्रुप्स अगर रिंग के साथ लग गए हैं तो ये भी आपके एसिडिक नेचर को बढ़ा रहे होंगे, ठीक है। सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट सब्स्टिट्यूशन, अगर मैंने फिनॉल के ऊपर सब्स्टिट्यूशन किया, अब आपने देखा फिनॉल में जब मैं रेजोनेंस में जाती हूं तो नेगेटिव चार्ज कहां पे आता है, ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे, राइट। सो अगर आपके पास एक फिनॉल है और उसके पास यहां पर NO2 है और यहां पे उसके पास CH3 है, ठीक है। सो इन दोनों में अगर मुझे कंपेयर करना है, सो NO2 इज अ माइनस M इफेक्ट शोइंग ग्रुप, दिस इज अ प्लस I इफेक्ट शोइंग ग्रुप। सो ऑब्वियसली आपका ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा, आपका ये वाला कंपाउंड ज्यादा एसिडिक निकल के आएगा, राइट। सो जब भी अब आपको सब्स्टिट्यूशन में कंपेयर करना है तो सभी को याद रखना कि ऑर्थो पैरा पोजीशन पे आप लोग माइनस M और प्लस M इफेक्ट लगाएंगे और मेटा पोजीशन पे आप लोग माइनस I और प्लस I इफेक्ट लगाएंगे। मैंने दोनों को पैरा पे लगाया था तो आप लोग इसको आराम से कंपेयर कर सकते हैं, राइट। तो जब भी एसिडिक नेचर को कंपेयर करना है क्या देखोगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कहां लगा हुआ है। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है तो ऑब्वियसली वो आपके एसिडिक नेचर को बढ़ाएगा। ऑन एवरेज फिनॉल सबसे ज्यादा एसिडिक होता है, फिनॉल के पास जितने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लगे होंगे वो उसका और ज्यादा एसिडिक नेचर बढ़ा रहे होंगे, राइट। सो इसी के साथ ये आपका एक शॉर्ट समरी होगा। हालांकि इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस मैं आपको आने वाले सेशंस में करवा दूंगी ताकि आप लोगों को जितना हम प्रैक्टिस करते हैं उतना ज्यादा कंसेप्ट हमारे को क्लियर होता है। बट एक थ्योरी के वाइज आपके पास ये कंसेप्ट रेडी होना चाहिए माइंड में कि एसिडिक नेचर को कौन बढ़ाएगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स बढ़ाएंगे, चाहे माइनस M है चाहे आपके माइनस I इफेक्ट शोइंग ग्रुप है। लास्टली यू हैव ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन। अगर मैं ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन की बात करूं दैट इज ऑब्वियसली द फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर, राइट। तो अगर मैंने एल्कोहल के साथ एसिड का रिएक्शन किया, ये रिएक्शन रिवर्सिबल होगा और आपको क्या मिलेगा, यहां पर से क्या मिलेगा आप लोगों को, यू विल गेट ईस्टर। आपका जो CBSE का सैंपल पेपर है उसमें क्वेश्चन आया है कि ये रिएक्शन को मैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में कैसे मूव करवाऊं। दैट इज अगेन ली चार्टलियर प्रिंसिपल, यानी कि या दो काम आप लोग कर सकते हैं, या तो आप वाटर को खत्म कर दो यहां से, या फिर आप लोग रिएक्टेंट की मात्रा बढ़ा दो। ली चार्टलियर प्रिंसिपल आपकी फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लगेगी। ये सवाल आपके अभी अभी सैंपल पेपर में पूछा गया है। इसके अलावा आप ईस्टर को किस किस से बना सकते हो, आप लोग एसिड क्लोराइड और एसिड एनहाइड्राइड के साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं, वहां से भी आपको ईस्टर ही मिलेगा, राइट। सो दैट इज एसिड क्लोराइड, इसको एसिड क्लोराइड बोलते हैं, दिस इज एनहाइड्राइड, ठीक है, एंड नॉर्मल एक एसिड तो है ही, ठीक है। इन तीनों के साथ आप अगर एल्कोहल का रिएक्शन करेंगे आपको क्या मिलेगा, ईस्टर, दिस इज ईस्टर, ठीक है, ये हमारा ईस्टर रहेगा, राइट। सो बेसिकली बस क्या करना है, ग्रुप्स को जोड़ देना है, ठीक है। देखो ये वाला जो ग्रुप था मेरा, राइट, ये वाला जो ग्रुप है R और ये वाला जो ग्रुप है R डैश, ये R और R डैश मेरा यहां पर लग जाएगा, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं, अगर मैंने CH3OH का रिएक्शन किया है CC डबल बॉन्ड OH के साथ, तो यहां से मुझे क्या मिलेगा, अगर मैं रिएक्शन कर रही हूं तो मुझे C डबल बॉन्ड OC, देखिए ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप, ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप, आपको ये ईस्टर मिल जाएगा, ठीक है। ये तो सिंपल रिएक्शन है, इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। आइए अगर अब मैं बात कर लेती हूँ CO बॉन्ड क्लीवेज की, अगर मैं CO बॉन्ड की क्लीवेज कर रही हूँ तो मेरे पास चार रिएक्शन है, दैट इज ल्यूकस टेस्ट है, रिएक्शन विद PBr3 है, डिहाइड्रेशन है और ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल से, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ल्यूकस टेस्ट, आई थिंक हर बच्चे को पता है, सबसे पहला रिएक्शन है ल्यूकस टेस्ट इज अ डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट। क्या है, डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट है फॉर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एल्कोहल। इसके बीच में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एल्कोहल के बीच में डिस्टिंग्विश करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। ल्यूकस रिएजेंट क्या होता है, ल्यूकस रिएजेंट क्या होता है जल्दी से बताइए, ZnCl2 और डाइल्यूट HCl। तो जब हम एल्कोहल्स के ऊपर इसको डालते हैं, कोई भी एल्कोहल है, इसके ऊपर मैंने ल्यूकस टेस्ट डाला, ल्यूकस रिएजेंट डाला, तो ये आपका RCl में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे बीच में क्या बन रहा है, R पॉजिटिव, यानी कि कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। और कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी क्या होती है, टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी, इसीलिए ल्यूकस टेस्ट का जो रिएक्टिविटी रेट होता है वो क्या होता है, टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी। टर्शरी अल्कोहल सबसे जल्दी रिएक्शन देंगे, सेकेंडरी अल्कोहल 5 मिनट में रिएक्शन देंगे और प्राइमरी अल्कोहल इस रिएक्शन को देंगे ही नहीं, राइट। क्लियर है भाई सभी लोग को यहां तक, ऑल राइट। चलिए सो ये हो गया मेरा ल्यूकस टेस्ट। आइए आगे, PBr3 के साथ रिएक्शन नॉर्मल ही है, अगर ROH के ऊपर आपने PBr3 डाला तो ये आपको केवल क्या दे देगा, RBr,
ठीक है, तो अगर आपको एल्काइल ब्रोमाइड बनानी है तो आप डायरेक्टली इस रिएक्शन का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा अगर मैं बात करूं डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स, अगर आपके पास एल्कोहल है, ठीक है, फॉर एग्जांपल चलो ये है, ठीक है, इस एल्कोहल से मुझे डिहाइड्रेशन यानी कि मुझे क्या निकालना है, H2O को रिमूव करना है। किसको रिमूव करना है? अगर मुझे इससे H2O को रिमूव करना है बच्चे, तो बताओ किसका इस्तेमाल करूंगी मैं? सारे बच्चे डालेंगे H+ और हीट, राइट। ठीक है, डिहाइड्रेशन का मतलब रिमूवल ऑफ H2O। तो देखो एक OH ये है मेरे पास, अब दो हाइड्रोजन मेरे पास, एक तो ये है और एक ये है, तो एक बार मैं इस हाइड्रोजन को हटा सकती हूँ, एक बार मैं इस हाइड्रोजन को हटा सकती हूँ। अगर मैंने इस वाले हाइड्रोजन को हटाया तो मेरे पास कौन सी एल्कीन बनेगी? बीच में बनेगी, क्योंकि यहां से OH और यहां से H गया। अगर मैंने इस वाले OH को निकाला तो मेरे पास कौन सी एल्कीन बनेगी? ये वाली बनेगी, क्योंकि मैंने यहां से OH और यहां से H को निकाला, राइट। सो मेरे को जब भी मैं डिहाइड्रेशन कर रही हूँ दो एल्कीन्स आ रही हैं। अब सवाल आएगा मेजर कौन सी है और माइनर कौन सी है। तो आपको क्या देखना है? अल्फा हाइड्रोजन। इस डबल बॉन्ड के नेक्स्ट कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है, इस डबल बॉन्ड के नेक्स्ट कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है, इस डबल बॉन्ड के नेक्स्ट कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है, उधर तो कोई कार्बन है ही नहीं, तो कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 6 अल्फा हाइड्रोजन है। कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 2 अल्फा हाइड्रोजन है। ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन इसके पास है, तो ऊपर वाला प्रोडक्ट आपका मेजर बनेगा और नीचे वाला प्रोडक्ट आपका माइनर बनेगा। तो जब भी आप लोग डिहाइड्रेशन कर रहे हैं, यू विल बी गेटिंग मेजर एंड माइनर प्रोडक्ट्स। मेजर वो होगा जिसके पास ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे। अल्फा हाइड्रोजन क्या होते हैं? डबल बॉन्ड के नेक्स्ट कार्बन पे जुड़े हुए हाइड्रोजन आपके अल्फा हाइड्रोजन कहलाएंगे। जितने ज्यादा होंगे उतना ही ज्यादा वो स्टेबल आपका प्रोडक्ट बन रहा होगा, राइट। दैट इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स। टॉकिंग अबाउट द लास्ट रिएक्शन, दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स। अब ये तो आपको पता ही है, ऑक्सीडेशन कर सकते हैं हम। ऑक्सीडेशन अगर मैंने किया, राइट, अगर मैंने ऑक्सीडेशन किया, राइट, इफ आई हैव अ प्राइमरी एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल के ऊपर ऑक्सीडेशन किया यूजिंग माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक PCC, ठीक है। अगर मैंने प्राइमरी का किया तो प्राइमरी मेरे को किससे मिला था? एल्डिहाइड से मिला था, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा? एल्डिहाइड मिलेगा, ठीक है। वहीं अगर मैंने सेकेंडरी का किया, सेकेंडरी का किया, तो सेकेंडरी के लिए रिएजेंट इस्तेमाल जो फेवरेबल है वो क्या है? CrO3। तो क्या मिलेगा यहाँ से मुझे? यहाँ से मुझे मिल जाएगा कीटोन, राइट। तो प्राइमरी अल्कोहल्स एल्डिहाइड देंगे, सेकेंडरी अल्कोहल्स कीटोन दे रहे होंगे, ठीक है। टर्शियरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज नहीं किए जा सकते हैं। इस सेम रिएक्शन को मैं कर सकती हूँ यूजिंग कॉपर एट 573 केल्विन। यहाँ पे भी मैं कॉपर डाल दूं 573 केल्विन पे, तो मुझे सेम प्रोडक्ट मिलेगा। देखो टर्शियरी अल्कोहल ये रिएक्शन नहीं देते, बट टर्शियरी अल्कोहल की अगर मैं बात करूं तो इसके ऊपर अगर मैंने टर्शियरी अल्कोहल के ऊपर कॉपर डाल दिया एट 573 केल्विन, तो यहां से मुझे प्रोडक्ट मिल जाएगा और प्रोडक्ट होगा मेरे पास क्या? एक एल्कीन, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो टर्शियरी अल्कोहल कॉपर के साथ एक एल्कीन दे देते हैं, राइट। एल्डिहाइड कीटोन में तो ऑक्सीडाइज नहीं होंगे, बट ये आपको एक एल्कीन दे देंगे यूजिंग कॉपर एट 573 केल्विन। तो यहाँ पे कौन कौन से रिएजेंट्स इस्तेमाल कर सकते हो? PCC, CrO3, कॉपर एट 573 केल्विन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन LiLH4, NaBH4, H2PD, ऑक्सीडेशन PCC, CrO3 एंड कॉपर, राइट। सो ये आपके 4 रिएक्शंस यहाँ पे हो जाते हैं। ल्यूकस टेस्ट इज फॉर ZnCl2 और HCl, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी। PBr3 से आप RBr बना सकते हैं। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल आप H पॉजिटिव और हीट कर देंगे, और ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल के लिए आप PCC का इस्तेमाल कर सकते हैं, CrO3 का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर कॉपर एट 573 केल्विन डाल सकते हैं। चारों रिएक्शंस आपके यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं फॉर योर एल्कोहल्स। इसी के साथ एल्कोहल्स के रिएक्शंस आपके यहाँ पे होते हैं समाप्त। बात कर लेते हैं हम लोग फिनॉल्स के रिएक्शन की। फिनॉल के कुछ ये चुनिंदा रिएक्शंस है, राइट। कुछ ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़े से रिएक्शंस है। इनको भी मैं आपको एक ही गो में करवा के आपको सब कुछ समराइज करवा दूंगी, ठीक है भाई। तो फ्लो चार्ट बनाने के लिए कौन कौन तैयार है हमारे साथ? कौन 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 तैयार है? चलो पहले दो वालों को अलग से बना देती हूँ, राइट। दैट इज, अगर मेरे पास फिनॉल है, इसको बोलते हैं नाइट्रेशन और ब्रोमिनेशन इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जो भी मेरे OH इज अ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, लोन पेयर है, सो ये क्या होगा? ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। क्या होगा? ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ? नाइट्रेशन कर रही हूँ, राइट। तो नाइट्रेशन अगर मैं कर रही हूँ, ठीक है, सो आई हैव 2 ऑप्शंस टू डू नाइट्रेशन, ठीक है। पहला ऑप्शन है
कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 डाल दिया, दूसरा ऑप्शन है डाइल्यूट HNO3 डाल दिया। ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट। अगर मैंने कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 डाला, राइट, अगर मैंने कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 डाला तो मुझे क्या मिलता है, नाम बताइए इसका, व्हाट इज द नेम फॉर दिस कंपाउंड। रिएक्शन आता है पेपर में। अगर मैंने कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ किया तो मुझे मिलता है पिक्रिक एसिड, वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। वहीं अगर मैंने डाइल्यूट HNO3 के साथ किया तो मुझे नॉर्मल प्रोडक्ट मिलेगा, दैट इज ऑर्थो पे NO2, ऑर्थो पहले डायरेक्टिंग है, और पैरा पे NO2। ठीक है, वहीं पर अब मैं अगर बात करूं नाइट्रेट ब्रोमिनेशन की, ब्रोमिनेशन भी दो तरीके से हो सकती है, दैट इज अगर मैंने इस्तेमाल किया ब्रोमीन वाटर के साथ, अगर मैंने इस्तेमाल किया, यहाँ पे दो तरीके हैं यहाँ पे करने के इसको, दैट इज अगर मैंने Br2 वाटर के साथ किया और Br2 मैंने CS2 दैट इज इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट पे किया। तो अगर मैंने ब्रोमीन वाटर के साथ किया तो अगेन मुझे ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलता है Br और OH। और अगर मैंने CS2 के साथ किया तो मुझे नॉर्मल प्रोडक्ट मिलेगा Br ऑर्थो पे और आपका Br पैरा पे, जहां पर से पैरा वाला आपका मेजर होगा। ठीक है, यहां पर से भी आपका पैरा वाला ही मेजर होगा। अच्छा, यहाँ पे पूछा जाएगा कौन सा स्टीम वॉलेटाइल होगा, तो याद रखना ये वाला कंपाउंड ऑर्थो वाला आपका स्टीम वॉलेटाइल होगा। रीजन क्या है, क्योंकि इसमें इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग होगी। क्या होगी, इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग होगी। देखो कैसे होगी, यहां पर होगी। ठीक है, यहाँ पे आपकी इंटरमोलिकुलर होगी, राइट। सो सभी लोगों को इस चीज को याद रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि आपको पेपर में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से सवाल पेपर में आ सकता है। पिक्रिक एसिड बना है, यहाँ पे याद रखना है ये वाला आपका स्टीम वॉलेटाइल कंपोनेंट रहेगा। यहाँ पर आपको याद रखना है मेजर अगेन आपका पैरा वाला बन रहा है, और यहाँ पे आपको 3,4,6 ट्राई सब्स्टिट्यूटेड ब्रोमोफिनॉल मिल जाएगा, राइट। सो दिस इज व्हाट, दिस इज योर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ फिनॉल्स। ठीक है, क्लियर है। इसी के साथ आपके फिनॉल्स के और एल्कोहल्स के सारे रिएक्शंस हो जाते हैं कंप्लीट। लास्टली हम बात कर लेते हैं ईथर्स की। ईथर की दो मेजर प्रिपरेशन है, पहली है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स और दूसरी आपकी फेमस है दैट इज विलियमसन ईथर सिंथेसिस। सबसे पहले अगर मैं डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स की बात करूं तो अगर मेरे पास एल्कोहल है, राइट, इफ आई हैव अ एल्कोहल, तो एल्कोहल पे मैं H2SO4 डालूंगी अगर हाई टेम्परेचर पे तो मुझे एल्कीन मिलेगी। लेकिन वहीं अगर मैंने इसको लो टेम्परेचर पे किया, यानी कि 413 केल्विन पे किया, तो मुझे एक ईथर मिलेगा। लेकिन खासियत इस ईथर की क्या है कि ये सिमेट्रिकल होगा, राइट। मतलब कि अगर तुमने ये वाला ईथर एल्कोहल लिया, इसके ऊपर H2SO4 डाला 413 केल्विन पे, तो आपको 2 कार्बन इधर और 2 कार्बन इधर, यानी कि दोनों साइड आपको सेम कार्बन मिल रहे हैं, सेम ग्रुप मिल रहे हैं, तो सिमेट्रिकल ईथर हो रहा है। अब इस रिएक्शन में ईथर तो मिल गया, बट क्या मिला, सिमेट्रिकल ईथर मिला। तो इसकी लिमिटेशन क्या है, पेपर में पूछा जाएगा कि यहां से आप लोग अनसिमेट्रिकल ईथर्स नहीं बना सकते हैं। अनसिमेट्रिकल ईथर्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। सेकेंडली, यहां पर जो आपने एल्कोहल लिया है, तो एल्कोहल के साथ एल्कोहल शुड कंटेन ओनली प्राइमरी एल्काइल ग्रुप्स। क्या होंगे, प्राइमरी एल्काइल ग्रुप्स आपके पास होने चाहिए, बिकॉज देन रिएक्शन विल फॉलो SN2 मैकेनिज्म। अगर तुमने सेकेंडरी या टर्शरी ग्रुप्स ले लिए तो यहां पे आपको एल्कीन मिल जाएगी और आपकी एलिमिनेशन प्रोडक्ट की मैकेनिज्म फॉलो हो जाएगी, राइट। यानी कि मैं ये बोल रही हूं कि अगर तुमने ये वाला ईथर ले लिया, ये वाला एल्कोहल लिया, इसके ऊपर तुमने H2SO4 डाला, तो ये जो ग्रुप है ना, ये ग्रुप क्या हो गया, सेकेंडरी हो गया, तो यहां से आपको ये मिलेगा, राइट। तो ये जो ग्रुप है ना भाई, ये ग्रुप मेरे पास हर हालत में प्राइमरी ही होना चाहिए। दिस शुड बी अ प्राइमरी ग्रुप, तभी जाके आप लोगों को यहां से ईथर मिलेगा।
अगर आपने इसको सेकेंडरी या टर्शरी ले लिया तो आपको एल्कीन मिल जाएगी। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि SN2 की रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होता है? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस। तो भाई मेरे को प्राइमरी ग्रुप्स ही चाहिए होंगे। तो सबसे बड़ी लिमिटेशन इसकी यही है कि यहाँ से एक तो आप सिमेट्रिकल ईथर्स बना सकते हो, अनसिमेट्रिकल नहीं बना सकते हो, और दूसरी प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि आप लोग प्राइमरी ग्रुप्स का ही इस्तेमाल कर सकते हो अल्कोहल में। इसीलिए पिक्चर में आया आपका दूसरा, यानी कि विलियमसन ईथर सिंथेसिस। विलियमसन ईथर सिंथेसिस एक आपकी एल्कोक्साइड, ठीक है, सोडियम एल्कोक्साइड और एल्काइल हैलाइड के साथ होती है। लेकिन यहां पर भी एक बात याद रखना, यहां पे आप लोग ये R ग्रुप जो है इसको तो हमेशा प्राइमरी ही लेंगे, लेकिन जो यहां पर ये दूसरा R ग्रुप है इसको आप सेकेंडरी या टर्शरी ले सकते हैं। तो आपको एक मिक्सचर, एक तो आपको यहां से अनसिमेट्रिकल ईथर भी मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल आपने CH3Cl के साथ ONA का रिएक्शन किया तो यहां से क्या मिलेगा? एक कार्बन इधर है और एक ग्रुप इधर है। तो आपको एक तो अनसिमेट्रिकल ईथर भी मिल गया और इसके ग्रुप्स भी सेकेंडरी टर्शरी हो गए। लेकिन यहां पर भी एक बात याद रखना कि अगर तुमने ये RX जो है ना, इसको अगर गलती से सेकेंडरी टर्शरी ले लिया और इसको प्राइमरी लिया तो भी ये रिएक्शन नहीं होगा, तो भी आपको एल्कीन ही मिलेगी। तो इस रिएक्शन की भी लिमिटेशन वही आती है कि RX हमेशा प्राइमरी होना चाहिए, यानी कि एल्काइल हैलाइड प्राइमरी होनी चाहिए SN2 मैकेनिज्म के लिए। इसके साथ आप खिलवाड़ कर सकते हो, लेकिन इसके साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते हो, राइट। सो अगर मैं इसकी भी बात करूं तो मैं यहाँ पे लिखूंगी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं कि यहां से हम लोग अनसिमेट्रिकल ईथर बना सकते हैं कंटेनिंग सेकेंडरी एंड टर्शरी ग्रुप बना सकते हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि जो RX है ये हमेशा प्राइमरी ही लेना है, और जो आप R-ONA ले रहे हो ये आप लोग प्राइमरी भी ले सकते हो, सेकेंडरी भी ले सकते हो, टर्शरी भी ले सकते हो, ठीक है। तो आप लोगों को एक मिक्सचर ऑफ ईथर मिलेगा। लेकिन वहीं अगर आपने RX को सेकेंडरी या टर्शरी ले लिया तो यहां से आपको अगेन एल्कीन ही मिल जाएगी, यानी कि यहां से आपकी E2 एलिमिनेशन वाली जो मैकेनिज्म है वो फॉलो होगी, और यहाँ पे इस रिएक्शन की मैकेनिज्म SN2 ही रहेगी, राइट। ये इसकी एक खासियत रहेगी। तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस समझ गए हो। ईथर सिमेट्रिकल बनाना है तो जो पहला रिएक्शन है वो कर सकते हो, अगर मिक्सचर बनाना है तो आप विलियमसन ईथर सिंथेसिस पे जा सकते हो, RX को प्राइमरी रख के। दो प्रिपरेशन हमारी ये हो जाती है, ठीक है। लास्टली रिएक्शन की बात करें तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सबसे पहले अगर मैं रिएक्शन विद HI करूं, मतलब तुमने ईथर का रिएक्शन जब HI के साथ करोगे तो ये टूटेगा, राइट। फॉर एग्जांपल CH3O CH3 रिएक्शन अगर HI के साथ करोगे तो आपका बॉन्ड टूट सकता है, या तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा या तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा। दोनों यहाँ पे सेम ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक साइड H जुड़ेगा और एक साइड I जुड़ेगा, तो क्या मिलेगा? CH3OH और साथ में क्या मिलेगा? CH3I। तो आपको क्या मिलेगा? एल्कोहल और एल्काइल हैलाइड, जब आप इसको रिएक्शन करवाएंगे HI के साथ। लेकिन प्रॉब्लम तब आएगी जब आपके पास ये मिक्सचर होगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक ये है और एक ये है, इसके ऊपर अगर मैंने HI डाला तो दो केस पॉसिबल है मेरे पास, राइट। अगर मैं इस बॉन्ड को यहां से तोड़ती हूं तो मेरे पास केटाइन क्या बनता है? ये। अगर मैंने इसको यहां से तोड़ा तो केटाइन क्या बनता है? ये। अब आपको क्या देखना है, अगर स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है तो स्टेबल कार्बोकेटाइन क्या होता है? कार्बोकेटाइन आपको पता है एलाइलिक सबसे ज्यादा होता है स्टेबल, पहले बेंजाइलिक होता है, फिर एलाइलिक होता है, फिर टर्शरी होता है, फिर सेकेंडरी होता है, फिर प्राइमरी होता है। तो आपका टर्शरी कार्बोकेटाइन बन रहा है, राइट। तो अगर ये बन रहा है तो आप इस रिएक्शन को SN1 मैकेनिज्म में ले जाएंगे और आपको जो नेगेटिव हेलोजन है वो इसके साथ जोड़ देंगे और इसके साथ OH जोड़ देंगे, ठीक है, सिंपली। तो आपको ये मिलेगा। लेकिन अगर आपको कोई स्टेबल कार्बोकेटाइन नहीं मिल रहा है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये है, ठीक है, इसके ऊपर आपने HI डाला, इस केस में भी मेरे पास दो केटाइन बनेंगे। पहला बन सकता है ये और दूसरा बन सकता है ये। ना ही तो ये स्टेबल है ना ही तो ये स्टेबल है। तो अब मैं क्या करूंगी? SN2 मैकेनिज्म को जाऊंगी। SN2 क्या कहता है? प्राइमरी वाले पे एल्काइल हैलाइड जुड़ेगी। तो उस केस में आप SN2 मैकेनिज्म में जाएंगे और यहाँ पे आपकी जो भी एल्काइल हैलाइड है दैट इज I जुड़ेगा और यहाँ पे आपका OH जुड़ेगा, ठीक है। तो जब भी आप लोग एल्काइल हैलाइड का केस लेके चलेंगे, मतलब कि जब भी आप ब्रेक कर रहे होंगे, सिमिलरली जैसे अगर आपके पास ये है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये है, ठीक है, अगर कुछ ऐसा है आपके पास, इस केस में क्या कर सकते हो? अब यहां पर से आप इसको तोड़ोगे और यहां पर से आप इसको तोड़ोगे, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर से इसको तोड़ूं तो कार्बोकेटाइन ये बनेगा, हाईली अनस्टेबल है, और दूसरे केस में यहां बन रहा है।
तो कार्बोकेटाइन के चक्कर में तो नहीं जा सकते क्योंकि कार्बोकेटाइन कहीं भी स्टेबल नहीं है। अब SN2 में गए तो SN2 में ये वाला प्रोडक्ट आपका एल्काइल हैलाइड के लिए फेवरेबल रहेगा। तो आप क्या करेंगे, CH3I जुड़ जाएगा और यहां से फिनॉल बनेगा इसके साथ, दैट इज OH, राइट। सो यहाँ पे आपका ये ऑक्सीजन, यहाँ पे आपका ऑक्सीजन OH जुड़ेगा और यहाँ पे आपका I जुड़ जाएगा, ठीक है, HI। सो आपको क्या मिल गया, आपको ये दोनों प्रोडक्ट मिल गए, ये आपका इंपॉर्टेंट रिएक्शन रहेगा, ठीक है। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी हम लोग आगे करेंगे, बट जब भी आपको क्लीवेज करना है तो याद रखना, तोड़ के देखना, कार्बोकेटाइन अगर स्टेबल बन रहा है तो उसके साथ हेलोजन जोड़ देना, और अगर कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं बन रहा है तो जो लेस हिंडर्ड आपका ग्रुप है उसके साथ हेलोजन जोड़ना है, ठीक है। इफ द कार्बोकेटाइन इज स्टेबल, अगर कार्बोकेटाइन स्टेबल है तो उस ग्रुप के साथ आप लोगों को हेलोजन जोड़ देना है, और अगर स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल है, तो लेस हिंडर्ड ग्रुप के साथ आपको हेलोजन जोड़ देना है। ये सिंपल ट्रिक रहेगी जो आप लोग फॉलो कर सकते हैं। आखिरी में आपके आ जाते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, तो ईथर इज दिस एंड दिस इज अ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो अगेन ये क्या है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, ठीक है। तो आप इसका कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करो, सबसे पहले आपने ब्रोमिनेशन कर दिया, ब्रोमिनेशन किया है तो आपका ऑर्थो और पैरा पे आपका Br जुड़ गया जिसमें आपका पैरा मेजर होगा। लास्टली अगर आपने फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन किया, यानी कि आपने फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन किया तो CH3 ऑर्थो पैरा पे जुड़ गया, अगर एसाइलेशन किया तो COCH3 आपका ऑर्थो पैरा पे जुड़ गया। लास्टली अगर आपने नाइट्रेशन किया तो ये भी आपका ऑर्थो पैरा पे जुड़ गया, जिसमें मेजर आपका क्या रहेगा, पैरा ही रहेगा। इसी के साथ ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाता है। काफी क्विकली हमने इसको समराइज किया है। आई होप आप सभी लोगों ने इसके नोट्स बना लिए हैं। मेरे साथ इससे बाहर आपको जाने की जरूरत नहीं है। इसके सवाल करवाने के लिए मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए रहूंगी। आने वाले सेशंस में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, बट थ्योरी आई थिंक इससे ज्यादा आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। इसको आपको कंप्लीट कर लेना है, इसके नोट्स बना लेने हैं। अगर आप सभी लोगों को सेशन पसंद आए तो आई वॉन्ट एवरीवन टू लाइक दिस सेशन एंड जस्ट कमेंट कि डिड यू लाइक द सेशन विद अ येलो हार्ट, ठीक है। इसी के साथ मैं आज के सेशन को यहाँ पे विराम दूंगी। अगर आप लोग अड्डा 247 के साथ पढ़ना चाहते हैं अपने बोर्ड्स के लिए तो आपके पास ऑप्शंस है। अड्डा 247 का लेटेस्ट बैच 10 फेब से शुरू हो रहा है ऑफ टॉपर्स, जिसमें हम लोग आपके बोर्ड्स और CUT की तैयारी करवाएंगे। डिस्काउंट के लिए कोड है Y513 एंड इफ एनी डाउट इज देयर यू हैव अ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म जो आप फिल कर सकते हैं मेरे नाम के साथ, दैट इज आयुषी मैम। चलिए तो आज के सेशन को यहीं पर रोकते हैं। होप आप सभी लोगों ने सब कुछ इस चैप्टर के बारे में मेरे साथ सीख लिया है, क्रिस्प मैनर में नोट्स बना लिए, और नहीं बनाए तो जरूर बना लेना। कल आने से पहले, कल रात 8 बजे दोबारा से मिलेंगे, दोबारा से सवाल करेंगे, दोबारा से आपके PYQs शुरू करेंगे और आपकी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज की भी शुरुआत करेंगे, राइट। सो विद दैट लेट मी गो एंड कम बैक सून। आई होप यू पीपल आर देयर विद मी एंड आई एम देयर विद यू। सो एवरीवन नीड्स टू like the session, share the session and definitely comment a yellow heart if you like the session. Goodbye बच्चों, take care, thank you and have a nice day.